नमस्कार। द एजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक प्रस्तुत करता है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 10। इसमें आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं एजुटेक के साथ मेसोपोटामिया सभ्यता में। मेसोपोटामिया सभ्यता का परिचय। मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, मानव इतिहास के कुछ शुरुआती शहरी केंद्रों का घर था। सुमेरिया ने अपने उन्नत शहर राज्यों के साथ लगभग 3200 ईसा पूर्व में सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म विकसित की। अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन ने इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, 3200 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पुरानी लेखन प्रणाली का जो विकास। दूसरी बात, यहाँ पर जो 4 प्रमुख संस्कृति थे ना, सुमेर, अकाडियन, बेबीलोनियन और असीरियन, तो इन्होंने भी इस मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास में एक योगदान दिया। मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि, जिसे दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख नदियाँ थे, टाइग्रिस या यूफ्रेटस। तो इनके लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दजला और फरात के बीच में, ठीक है ना। तो यह पश्चिमी एशिया के एक प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र हेतु प्रयोग किया जाता है। एक पश्चिमी एशिया यानी ईरान इराक के आसपास का एरिया, जो मेसोपोटामिया शब्द का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, इस क्षेत्र के लिए। ओके। तो सुमेरिया ने सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म लगभग 3200 ईसा पूर्व में विकसित की थी। बेबीलोनियों और असीरियनों ने गणित, खगोल विज्ञान और शासन में प्रगति के योगदान दिया। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों ने कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसोपोटामिया सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, जिसमें सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन और असीरियन जैसे विभिन्न संस्कृतियां शामिल रही। तो यहाँ पर जो क्यूनिफॉर्म 3500 ईसा पूर्व और 3200 ईसा पूर्व, देखिए यहाँ पर है क्या कि 3200 एक इसकी पूरी विकास हो गया था। शुरुआती लक्षण जो मिलते हैं 3500 ईसा पूर्व से मिलते हैं, तो कहीं कहीं 3500 आ जा रहा है, कहीं से 32, लेकिन मान के चलिए कि 3200 ही ये सही है। ठीक है। और ये सभ्यता की जो शुरुआत है, इसका प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, वो 3500 ईसा पूर्व से है, तो इसलिए कहीं 3500 ले लिया जाता है सभ्यता की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया के साथ भ्रम हो सकता है। तो मेसोपोटामिया टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है, जिसे मेसोपोटामिया, अकाडियन, बेबीलोनियन और असीरियन शामिल हैं। तो अगर हम सुमेरियन सभ्यता कहते हैं तब भी मेसोपोटामिया से ही है, बेबीलोनियन कहते हैं तब भी मेसोपोटामिया से ही है, असीरियन कहते हैं तब भी मेसोपोटामिया की ही बात किया जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि मेसोपोटामिया अपने आप में एक संस्कृति ना होकर बल्कि संस्कृतियों का समूह है, और वो क्षेत्र को कहा जाता है मेसोपोटामिया, जो 2 नदियों के बीच में मिलता है। इसलिए यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो सकता है, ये कहा गया है। कृषि, लेखन और स्मारकीय वस्तुकला में प्रगति के लिए इसे जाना जाता है। मेसोपोटामिया ने बाद की सभ्यताओं के लिए आधार तैयार किया। सामाजिक रूप से इसकी एक पदानुक्रमिक संरचना थी, जिसमें शीर्ष पर राजा और नीचे किसान, कारीगर और दास थे। धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न शहर राज्यों में अलग अलग देवता और मिथक थे। गिलमेस का महाकाव्य एक प्राचीन मेसोपोटामिया की कहानी साहित्य के सबसे पहले ज्ञात टुकड़ों में से एक है। ठीक है। तो यहाँ पर गिलमेस महाकाव्य जो पूरे दुनिया में बात की जाए तो जो साहित्य में है, सबसे पहला ज्ञात साक्ष्य है। इस क्षेत्र को अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, जिसमें सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन का उदय हुआ था। इनका महत्व मानव सभ्यता के शुरुआती उद्गम स्थलों में से होने में निहित है। मेसोपोटामिया में लेखन, पहिया का आविष्कार, कृषि और जटिल समाजों का विकास हुआ, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया और भविष्य की सभ्यताओं की नींव रखी। तो और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लेखन का शुरुआत हुई और कृषि और जटिल समाज का विकास हुआ, यह कहाँ पर हुआ, आपके मेसोपोटामिया की संस्कृतियों में हुआ है ना। और तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हुई, आगे भविष्य के इतिहास और इतिहास अध्ययन के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब किए हैं उसे शेयर और लाइक करें।
आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का महत्व। तो इसका कुछ महत्व भी होता है जिसका प्रभाव अगली संस्कृतियों पर पड़ता है। मेसोपोटामिया कई कारणों से अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखती है। सभ्यता का उद्गम स्थल। मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया के कुछ शुरुआती जटिल समाजों और शहरी केंद्रों के उद्भव का गवाह था। तो यहाँ पर सभ्यता का उद्भव होता है, एक तरीके से उद्गम होता है, विकास होता है, ठीक है। नवाचार और प्रौद्योगिकी। मेसोपोटामिया के लोगों ने महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की जिसमें लेखन, कीलाकार लिपि, पहिया और उन्नत सिंचाई प्रणालियों का विकास शामिल है। इन नवाचारों ने भविष्य की सभ्यताओं के लिए आधार प्रस्तुत कर किया। उन्नत वास्तुशिल्प तकनीकी जैसे नवाचारों की शुरुआत करके मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कानूनी प्रणालियाँ, उर्नमो की संहिता और उससे भी अधिक प्रसिद्ध हम्मुराबी की संहिता सबसे पहले ज्ञात कानूनी दस्तावेजों में से एक है। वे न्याय और जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करते हैं, संगठित कानूनी प्रणालियों के विकास का मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात जो पहली बार कहीं पर अगर किसी जगह किसी सभ्यता में कानून जैसी शब्दावली या नियम जैसे दस्तावेज की बात किया जाए तो यहाँ पर उर्नम्मू और हम्मुराबी दो प्रकार की संहिताएं थी। शहरीकरण। मेसोपोटामिया में उरुक और उर जैसे परिष्कृत शहर राज्यों का उदय हुआ। उनकी विशेषता स्मारकी वास्तुकला और संगठित शहर योजना थी। एक तो क्या थे विशेषता उनकी जो थी, नगर तो उत्पन्न हुए, नगर थे, नगरों के साथ में क्या हुआ, एक स्मारकी यानी जो भी बने उसमें कुछ न कुछ स्मारक बनाए गए हर एक नगर में, और संगठित थे पूरे नगर एक व्यवस्था के अंतर्गत थे। इस शहरीकरण ने ग्रामीण कृषि प्रधान समाजों से जटिल शहरी केंद्र में बदलाव को चिन्हित किया। यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके का शहर से विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्र फिर कृषि के विधान से आगे चलकर शहरों का उद्भव होता है। आगे है जटिल समाज। मेसोपोटामिया में सुमेर, अक्काद, बेबीलोन और असीरिया जैसे शहर राज्यों का उदय हुआ जो जटिल राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं के विकास को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बन गया, लेकिन यहाँ पर एक जटिलता भी मिलती है जिसके बारे में आगे वर्णन किया गया है। तो व्यापार और अर्थशास्त्र। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। नदियों ने मेसोपोटामिया को अन्य क्षेत्रों से जोड़कर परिवहन और व्यापार मार्गों की सुविधा बनाया। अब देखिए क्या था कि नदियाँ थी, नदियाँ कहाँ तक जाएंगी, समुद्र तक जाएंगी। अब इस नदियों में के रास्ते से उनका व्यापार हो सकता था ना, नदियों के रास्ते में अब पूरी जो सभ्यताएं थी उस समय तत्कालीन में तो यही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक भौगोलिक स्थिति का इसको फायदा मिला है ना, तो तटीय क्षेत्र के आसपास होने की वजह से। अब आगे है सांस्कृतिक योगदान। मेसोपोटामिया के समाजों ने कला, साहित्य और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए गिलमेस का महाकाव्य साहित्य के सबसे पुराने जीवित कार्यों में से एक है, यानी मौजूद है अभी इसका साक्ष्य, ठीक है। धार्मिक प्रभाव। मेसोपोटामिया विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का एक घर था, यानी यहाँ पर जो थी बहुत अधिक प्रथाएं थी, धार्मिक विश्वास थे। देवताओं की देव पूजा और मानवीय मामलों में दैवी हस्तक्षेप की अवधारणा उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग था, यानी जो भी घटना होती थी उससे कहा जाता था कि ये दैवीय घटनाक्रम है। ओके। सामाजिक संरचना। मेसोपोटामिया के समाज में जटिल सामाजिक संरचनाएं थी जिनमें अलग अलग वर्ग और भूमिकाएं थी। पुरोहित वर्ग का महत्वपूर्ण प्रभाव था और एक पदानुक्रम था, यानी पुरोहितों का प्रभाव राजा के बाद बहुत महत्वपूर्ण था और यह एक सामाजिक पदानुक्रम था इस जिसमें शासक, व्यापारी और मजदूर शामिल थे। उसके बाद ये पदानुक्रम के अंतर्गत में क्या था, राजा भी था और पुरोहित थे और फिर व्यापारी वर्ग था, मजदूर थे, ये सब इन एक पदानुक्रम में व्यवस्थित थे। तो ये सामाजिक संरचना में जब हम देखेंगे तो इनका यहाँ पर विस्तृत उल्लेख मिलेगा। फिर कृषि पद्धतियाँ। टिग्रिस यूफ्रेटस नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि ने उन्नत कृषि पद्धति के विकास की अनुमति दी थी, यानी ये संभव बना दिया था क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी इसलिए यहाँ पर कृषि हो सकती है, जो अधिशेष भोजन की वृद्धि में योगदान करती है, यानी अधिशेष आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन करने में मदद की है और बड़ी आबादी का समर्थन किया, यानी अब बड़ी आबादी यहाँ पर हो सकती है, इस बात को यहाँ पर चिन्हित कर देती है, स्थापित कर देती है। स्थापत्य की उपलब्धियाँ। मेसोपोटामिया ने अपने स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए जिगुरत और शहर की दीवारों सहित प्रभावशाली संरचनाएं बनाई थी। स्थापत्य उपलब्धियाँ। मेसोपोटामिया ने अपने स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए, यानी मेसोपोटामिया में जो स्थापत्य का विकास हुआ उसमें प्रमुख थे सबसे सभी आज भी देखा जा सकता है वह जिगुरत और शहर में मौजूद दीवारें, यानी शहर को चारों तरफ से घेर के दीवार बनाई गई थी। मेसोपोटामिया को समझना मानव सभ्यता की जड़ों और शासन से लेकर संस्कृति
तक आधुनिक समाज के विभिन्न पहलुओं की नींव को समझने के लिए आवश्यक है। यानी आज अगर जो समाज का विकास हुआ खासतौर से पश्चिमी क्षेत्रों में, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम मेसोपोटामिया को समझना जरूरी है। आगे है मेसोपोटामिया की विशेषताएं। सुमेर, अक्कड़, बेबीलोनी और असीरिया सहित मेसोपोटामिया सभ्यताओं ने कई प्रमुख विशेषताएं प्रदर्शित की, जिसके प्रमुख हैं यहाँ पर कृषि नवाचार। मेसोपोटामिया के लोगों ने टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो था वहाँ पर पूरी उसकी कृषि व्यवस्था वहाँ पर केंद्रित थी। मेसोपोटामिया का भूगोल कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है, जिसका उपयोग इसके उन्नत सिंचाई प्रणाली के विकास द्वारा अधिक खाद्य उत्पादन में सुविधा मिली। अब देखिए यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जो इसके इस पूरे क्षेत्र में एक टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में विकसित हुआ था, मौजूद था, जिससे ये क्या था, ये एक भौगोलिक स्थिति थी, भौगोलिक विशेषता थी ना। तो इसके से क्या हुआ, उपजाऊ भूमि भी नदी होने की वजह से हुआ, और फिर इन्होंने क्या किया, उन्नत सिंचाई के तरीके नहर आदि बनाना शुरू किया था। तो इससे क्या हुआ, अधिशेष खाद्य उत्पादन हुआ। ठीक ना। लेखन प्रणाली 3200 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर में क्यूनिफा मिट्टी की पट्टियों पर पच्चर के आकार की लेखन का आविष्कार महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब यहाँ पर तो 3200 के बजाय 3500 होना ज़्यादा सफिशियंट लगता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर रहे हैं कि पच्चर के आकार के लेखन का आविष्कार जब किया गया, तो आविष्कार और पहले हुआ होगा। 3200 में तो लिपि पूरी विकसित हो गई थी। ठीक ना। शु- शुरुआत में इसका उपयोग आर्थिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। किसका, लिपियों का जो प्रयोग किया गया शुरुआत में आर्थिक काम के लिए और प्रशासन के लिए किया गया था। बाद में इसका उपयोग मिथकों, कानूनों और साहित्य को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया गया। तो इसका बाद धीरे धीरे ये लिपि बन गई, और फिर इसका उपयोग कानून भी बनाया गया, मिथक जो व्याप्त हुए समाज में, धार्मिक मान्यताएं वो भी, और साहित्य भी रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया गया। सुमेरियों द्वारा कीलाकार लेखन का आविष्कार मेसोपोटामिया संस्कृति की एक पहचान है। तो मेसोपोटामिया की जो संस्कृतियां हैं उसकी सबसे एक पहचान की बात करें तो लिपि की जो बात करते हैं, कि सुमेरिया को हम जानते हैं कि एक लिपि का विकास करने वाली संस्कृति है। कानूनी संहिताएं, विशेष रूप से उरनम्मून की संहिता और उससे भी अधिक प्रसिद्ध हम्मुराबी की संहिता ने प्रारंभिक कानून प्रणालियों की स्थापना की, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए कानूनों और दंड की रूपरेखा तैयार की। यह एक पूरी तरीके से दंड संहिता थी कहा जाए तो, और समाज के लिए एक व्यवस्था के रूप में रखी गई थी। हाँ। बहुदेववादी धर्म, मेसोपोटामिया के लोगों में बहुदेववादी विश्वास प्रणाली थी, जिसमें देवी देवताओं का एक समूह था, जिसमें अनु, एनिल और ईसर जैसी देवी देवता प्रत्येक जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़े थे। यानी यहाँ पर जो देवता हैं, जैसे भारत में अभी वर्तमान में इतने ढेर सारे देवी देवता हैं, उसी तरीके से बहुदेववाद मेसोपोटामिया की संस्कृति में भी उस समय मौजूद था, यानी आज से 3200-3500 ईसा पूर्व पहले। तो उसमें क्या हुए, उसमें से कुछ प्रमुख देवता थे, अनु, एनिल और ईसर। ठीक है। तो पवन के, सूर्य और पृथ्वी जैसे देवता थे। आगे फिर उन्होंने क्या किया, एक जिगुरट मंदिर निर्माण करवाया, अक्सर सीढ़ीदार टावरों के रूप में, जिन्हें जिगुरट कहा जाता था। मंदिर यानी जो मंदिर बनाए इन्होंने, अक्सर सीढ़ीदार टावर बनाए थे, चारों तरफ से इसमें सीढ़ी थी, बीच में ऊपर होते चले जाते थे, जिसे जिगुराट कहा गया। मेसोपोटामिया के शहरों में प्रमुख थे, ये जितने भी शहर थे मेसोपोटामिया की, वहाँ पर ये जरूर पाए गए, और धार्मिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य था। इनका जो विशेषता थी कि इनका जो इस्तेमाल वो धार्मिक और प्रशासनिक दोनों में किया जाता है। यहाँ पर यह निष्कर्ष भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि प्रशासन पर धर्म का प्रभाव अधिक था, और राजा के बाद पुरोहित ही महत्वपूर्ण था। तो जो मेसोपोटामिया की स्थापत्य उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, और यह एक ऐतिहासिक स्थापत्य कला के आधार पर देखें तो यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक साक्ष्य हो जाता है। व्यापार और वाणिज्य, मेसोपोटामिया की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने व्यापार मार्गों को सुविधाजनक बनाया। रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर ऐसा होता है कि अगर उसके कहीं से भी व्यापार होता है तो वो मार्ग होकर जाता है, उसके बिना वहाँ पर और कोई विकल्प नहीं होता है, इस तरीके की स्थिति। ठीक ना। जिससे पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार को सुविधाजनक हो गया, व्यापार करना आसान हो गया,
उसके बाद फिर क्या होता है, परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। अब जब व्यापार ऐसी जगह पर है, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक चौराहे से होकर गुजरना है, वो निश्चित है कि आपको दूसरे शहर जाने के लिए उस चौराहे से होकर जाना पड़ेगा। तो चौराहे पर जो भी शॉप होगी वो क्या करेगी, हमेशा डेवलप करेगी, क्योंकि उधर से आने वाला भी व्यक्ति यहाँ पर रुकेगा, इधर से जाने वाला भी व्यक्ति उससे रुकेगा, और ऊपर से अगर वहाँ पर कोई टोल प्लाजा हो, ठीक है, तो क्या होगा, तब तो उसका विकास बहुत अधिक होगा ना। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक विकास तो हुआ, फिर उसके बाद इस तो पूरी संस्कृति का आदान प्रदान, क्योंकि वहाँ पर दोनों लोग रुकने लगे, इससे क्या हुआ, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। तो ये चीज़ इसका लाभ इसको किसको मिला, मेसोपोटामिया को मिला। ये सारी चीज़ों का उसका पास विकल्प था और इसका उपयोग उसने खूब अच्छे से किया। सामाजिक पदानुक्रम, मेसोपोटामिया के समाजों में एक संरचित सामाजिक पदानुक्रम था, यानी ऐसा नहीं था कि काल्पनिक था कि मान्यता था, लेकिन ये पूरी एक सिस्टम में था, एक व्यवस्थित था, संरचित किया गया था, बनाया गया था। समाज का शासक अभिजात वर्ग, समाज जो था, शासक अभिजात वर्ग, पुजारी, व्यापारी या मजदूरों के साथ संगठित किया गया था। यानी पूरा जो समाज था वो बनाया गया कैसे, सबसे ऊपर राजा, फिर अभिजात वर्ग, फिर पुजारी व्यापारी, फिर मजदूर, फिर उसके बाद फिर किसान वगैरह सब आ जाते हैं, और फिर लास्ट में गुलाम के विभिन्न रूप भी मौजूद थे वहाँ पर। यह भी पाया गया कि यहाँ पर गुलामी की व्यवस्था थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का विकास किया, जिसमें रथों और संगठित पैदल सेना का उपयोग शामिल था। यानी सैन्य उपयोग में भी इसने क्या किया है, आगे उसकी पूरी व्यवस्था बनाई है, जिसमें उसने सैन्य प्रभुत्व में योगदान हुआ। अब क्या हुआ, जब सैन्य व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से बना कर रखी थी, रथ और सुसंगठित पैदल सेना थी, तो सैन्य प्रभुत्व में भी इसका प्रभाव हो जाएगा। जैसे जैसे शहर राज्यों का विस्तार हुआ, रक्षा और विजय के लिए सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण होती गई। अब जो कि एक राज्य शहर राज्य शक्तिशाली होता गया, तो वो सोचता है अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए, तो इसने विस्तार के भी योजना को भी बढ़ाया। असीरियन जैसे साम्राज्य विशेष रूप से अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। असीरियन जो थे उनका सैन्य शक्ति काफ़ी अच्छी थी, वो भी उस तत्कालीन स्थिति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण हो गए थे, ये शक्तिशाली हो गए थे। तो गिलमेस का महाकाव्य, यह प्राचीन साहित्यिक कृति मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक मूल्यों और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। तो जो मेसोपोटामिया की संस्कृति है और पौराणिक गाथा है, वहाँ को दर्शाने वाली ये गिलमेस का महाकाव्य है, जो उसके विश्व दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जो वह ऐसे नहीं थे कि छोटे से थे, वो एक विश्व दृष्टिकोण प्रदान करती थी, पूरे दुनिया को एक साथ लेकर बात करती थी, उसके बारे में यह जानकारी हमें प्रदान करता है। वैज्ञानिक और गणितीय उपलब्धियाँ, मेसोपोटामिया के लोगों ने खगोल विज्ञान और गणित में योगदान दिया। समय और कोणों को नापने के लिए एक सेक्सेजेनिमल डेसिमल प्रणाली, यानी छठवीं, जैसे होता है ना 10वीं प्रणाली होता है, तो यहाँ पर ये छठवीं घात की, यानी 60 की संख्या की प्रणाली इन्होंने विकसित किया था, जो जिसमें बेस अंक 60 प्रणाली का उपयोग करके गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे भारत में 10 दशमलव प्रणाली होती है, फिर बाइनरी प्रणाली होती है, तो ये है 60 की बेस बनाया गया। जैसे 10 की घात कंटिन्यू किया जाता है, 2 की घात, इसी तरह ये 60 की घात को मानते हैं। बेबीलोन ने बेस किसको बनाया, 60 बेस अंक प्रणाली का उपयोग करके गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और चंद्र कैलेंडर बनाकर प्रारंभिक खगोल विज्ञान विकसित किया। यानी यहाँ पर जो कैलेंडर बनाया गया वो कैसा था, चंद्र कैलेंडर था, चंद्रमा की गति के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। इन विशेषताओं ने सामूहिक रूप से मेसोपोटामिया प्रणाली की पहचान और विरासत को आकार दिया, बाद की संस्कृतियों को प्रभावित किया। यानी ये क्या किया, एक प्रारंभिक नींव तैयार की पूरी सभ्यता के लिए कहा जा सकता है, और फिर आगे जो संस्कृतियाँ विकसित हुई इस पर इसका प्रभाव मिला, और आधुनिक सभ्यता के कई पहलुओं के लिए इसने आधार प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे में है मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर व क्षेत्र। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उरुक सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक, जो अपनी विशाल वास्तुकला और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में जाना जाता था। ये राजनीतिक वास्तुकला, ये एक राजधानी क्षेत्र था, ठीक, अपनी विशाल वास्तुकला, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में इसे पहचाना गया। उर एक समृद्ध इतिहास वाला एक प्रमुख सुमेरियन शहर राज्य, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है उर का प्रसिद्ध जुगरट और शाही कब्रिस्तान शामिल है। तो यह भी एक राजा का क्षेत्र था, नगर राज्य था, जिसमें राजा के लिए अलग से पूरे राजतंत्र के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। तो यह एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर था। बेबीलोन बाद के समय में एक प्रमुख शहर राज्य बना। यह हम्मुराबी के अधीन बेबीलोन साम्राज्य का केंद्र बन गया। अब जब हम्मुराबी शासन आता है, तो हम्मुराबी का
तो उसमें बेबीलोन पूरे इस साम्राज्य का एक केंद्र बन गया। अभी तक क्या थे, उर और उरुक थे। इसके बाद बेबीलोन प्रभुत्व में, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हम्मुराबी संहिता को हम्मुराबी को संहिताबद्ध किया गया। इसमें जो बेबीलोन के न्याय पद्धति थी उसकी लिपि, उसको संहिता के रूप में संग्रहित किया गया। असुर असीरियन साम्राज्य की राजधानी थी, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए और सामरिक महत्व के लिए जानी जाती थी। यानी यह युद्ध में केंद्रित कर सकते हैं, युद्ध को प्रमुखता से लेने वाली संस्कृति थी असुर। तो असूरियन साम्राज्य की जो राजधानी था यह नगर, ठीक। नीनवे असीरियन साम्राज्य का एक और प्रमुख नगर, जिसमें प्रसिद्ध असीरियन महलों सहित प्रभावशाली वास्तुकला है। अब यहाँ पर जो राजधानी क्षेत्र था, इस राजधानी तो असुर थी, उसका एक दूसरा नगर था जो निन्वे नाम से जाना जाता था, और उसमें प्रभावशाली वास्तुकला जहाँ पर प्रदर्शित की गई है। निपुर निपुर मंदिरों और प्रशासनिक भवनों वाला एक धार्मिक केंद्र है। निपुर जो सुमेरियन सभ्यता में शहर के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। जो सुमेरियन सभ्यता थी उसके शहर के जो धार्मिक महत्व थे, धार्मिक भावनाएं थी, धार्मिक वो था, व्यवस्था थी, उसको व्यक्त करने के लिए मंदिरों का जिस तरीके से निर्माण किया गया था, उसमें निपुर जो है प्रमुख भूमिका निभाता है या प्रमुख रूप से अग्रणी है। एरोडू इसे सबसे पुराने सुमेरियन शहरों में से एक माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में इसके महत्व को सुझाव देते हैं। यानी पुरातात्विक साक्ष्य और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, और यह एक पुराना शहर है, सबसे पुराना शहर एरिडो। लगस अपने स्वतंत्र शासन और प्रारंभिक मेसोपोटामिया कला और वास्तुकला में योगदान के लिए जाना जाता है, लगस का क्षेत्र। तो फिर मारी है, फरात नदी के किनारे एक रणनीतिक व्यापारिक चौकी और राजनीतिक केंद्र था। मारी जो था, फरात नदी जो व्यापार के लिए जानी जाती थी, व्यापार होता था जिसके माध्यम से, वहाँ पर एक चौकी था ये, ठीक ना, चौकी के रूप में था, वहाँ पर उसकी निगरानी और राजनीतिक केंद्र बन के रह गया था ये, ठीक ना। किस यह एक लंबा इतिहास वाला एक प्राचीन शहर है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रारंभिक विकास की भूमिका निभाता है। यानी जो मेसोपोटामिया के प्रारंभिक विकास हुआ वहाँ से लेकर और बड़े बड़े नगर राज्यों तक बनने तक किस एक लंबा इतिहास से जुड़ा रहा। सुमेर हालांकि एक विशिष्ट शहर नहीं है। सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक क्षेत्र था, और इसे अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। सुमेर की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से थी, और ये दक्षिण में स्थित था। और क्या हुआ, इसे शुरुआत तो कहा गया, लेकिन वहाँ से सभ्यता आगे निकल गई, दूसरी दूसरी जगह पर जाके स्थापित हुई, विकसित हुई, लेकिन इसे ये पिछड़ा ही बना रहा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ। सिपार सूर्य देवता समास के साथ अपने संबंध के लिए जाना जाता है। सिपार में महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र थे, और यह पूजा और विद्वता का केंद्र था। जो सिपार शहर था वह सूर्य देवता से के समर्थन में था, और इसमें क्या हुआ, महत्वपूर्ण जो धार्मिक केंद्र था। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे अगर हम आज के समय में बात करें, जैसे बनारस है, तो बनारस कैसे कहा जाता है कि शिव से संबंधित है, तो इसी तरीके से यह भी था सिपार, और यह भी पूजा और विद्वता दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। इन स्थानों ने सामूहिक रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण किया। प्रत्येक ने इस क्षेत्र में समृद्धि, इतिहास, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति में योगदान दिया। सभी ने कुछ न कुछ हर समाज के और फिर मानव इतिहास के अलग अलग क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसके बाद आता है मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य, क्या हमारे सामने आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य व्यापक उत्खनन के माध्यम से उजागर किए गए। प्रमुख पुरातात्विक खोजों में शामिल है क्यूनिफॉर्म गोलियां, कीलाकार लेखन वाली हजारों मिट्टी की गोलियां खोजी गई। इन टैबलेट में प्रशासनिक रिकॉर्ड, कानूनी कोड, धार्मिक साहित्य और आर्थिक लेन देन सहित विस्तृत जानकारी शामिल है। यानी जो इसमें लेखन थी वह एक टैबलेट, यानी छोटे छोटे जो गोलियां बनाई गई, पत्थर की पट्टियां बनाई गई लकड़ी उसमें मिट्टी की, उसी पर ये सारा कुछ लिखा गया। निन्वे में अरसर असरबनिपाल असरबनिपाल निन्वे में असरबनिपाल पुस्तकालय एक है, वहाँ पर यह यूनिफॉर्म गोलियां रखी गई हैं। फिर जिगुरट, ये सीढ़ीदार मंदिर टावर मेसोपोटामिया की विशिष्ट वास्तुकला विशेषताएं थी। जिगुराट के अवशेष उर, नपुर, बेबीलोन जैसे शहरों में खुदाई के बाद मिले हैं, जिससे उनके धार्मिक और औपचारिक महत्व का पता चलता है। यानी इसका ये महत्वपूर्ण थे, जिससे कि एक ही जगह नहीं, कई शहरों में मिले हैं। यह प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती थी जिगुरट। हम्मुराबी का कोड युक्त स्टेला, यानी एक प्लेट थी
कह सकते हैं, किसी पत्थर की बनी होगी, ग्रेनाइट हो सकता है उस समय रहा हो। एक अच्छी तरीके से संरक्षित कानूनी कोड सुसा आधुनिक ईरान में मिली है। यह कोड प्रारंभिक कानूनी प्रणालियों को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है। यानी शुरुआती में प्रारंभिक जो कानूनी व्यवस्था थी उसको यह व्यक्त करने वाली एक महत्वपूर्ण ही बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। यह एक व्यापक कानूनी कोड और बेबुनियादी समाज की एक समझ को प्रदान करता है। उसके बाद है शाही कब्रें सहित उर में, ये कहाँ पर, उर में खोजा गया था ना, में मूल्यवान कलाकृतियों के साथ विस्तृत कब्रों का पता चला है। ग्रेट डेथ पिट से प्रसिद्ध स्टैंडर्ड ऑफ उर शामिल था ना। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ यानी राजाओं की जो थी कब्रें यहाँ पर थी, जो युद्ध और शांति के दृश्यों को दर्शाने वाला एक सजावटी जड़ा हुआ बॉक्स था ना। इन मेसोपोटामिया के शासकों की विस्तृत दफन प्रथाओं और धन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो देखिए एक शाही कब्रदान था, यहाँ पर लोगों को दफनाया गया। अब इसमें क्या था कि ग्रेट डेड पिट यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें कह सकते हैं, और उसमें एक बॉक्स मिलता है जिससे जो क्या था बहुत सजावट के साथ हुआ था, और उस पर क्या था, युद्ध और शांति दोनों के चित्र, यानी ये किसी राजा का ही रहा होगा। तो और उस समय चूंकि सजावट किया गया, धन भी रखा गया, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी कि यहाँ पर शासक की दफन प्रथा कैसी थी, और उस समय मौजूद धन कितना, अनुमान किया जा सकता है कि इतना ज़्यादा धन था कि दफनाए भी जा सकते थे राजा उजा के साथ में, ठीक ना। सीरियन महल, निमरूद, खोरसाबाद और निनवे जैसे स्थलों की खुदाई से असीरियन राजाओं के भव्य महलों का पता चला। इन महलों में शाही जीवन, विजय और धार्मिक समारोह के दृश्यों को दर्शाने वाला जटिल नक्काशीदार साक्ष्य हैं। पुरातात्विक उत्खनन से मारी और निनवे जैसे शहरों ने महलों के अवशेष मिले हैं, जो मेसोपोटामिया के शासकों के स्थापत्य परिष्कार और प्रशासनिक केंद्रों को प्रदर्शित करते हैं। यानी मेसोपोटामिया ने स्थापत्य कला में काफ़ी अच्छा विकास किया। इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए असीरियन महल एक बहुत अच्छे साक्ष्य हैं। इसके बाद है सिलेंडर सील, मिट्टी पर चित्र अंकित करने के लिए उत्कीर्ण डिजाइन वाली छोटी बेलनाकार वस्तुओं सिलेंडर सील का उपयोग किया जाता था। यानी जो मिट्टी पर चित्र बनाने के लिए सील का इस्तेमाल किया गया जो बेलनाकार थी। ये मोहरें मेसोपोटामिया की कला, धर्म और प्रशासनिक प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। पत्थर और या मिट्टी की बनी जटिल नक्काशीदार सिलेंडर सील का उपयोग विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये मोहरें अक्सर दैनिक जीवन के दृश्यों, धार्मिक रूपांकन जिसे बोला गया है, या शाही कल्पनाओं को चित्रित करती हैं। यानी अब इसका उपयोग मोहर एक प्रशासनिक मोहर हो सकती है, धार्मिक मोहर हो सकती है ना, और शाही आदेश का भी इसको किया जा सकता है, और जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। गिल्मेस गोलियों का महाकाव्य, साहित्य के सबसे शुरुआती ज्ञात कार्यों में से एक गिल्मेस के महाकाव्य के टुकड़े विभिन्न स्थानों पर खोजे गए, जो साहित्य के सबसे पहले ज्ञात कार्यों में से एक हैं। तो यानी मिट्टी पर लिखे गए ये पूरा लेख थे। तो लिपि कीलाकार थी, ना कीलाकार लिपि यानी मोहरों के माध्यम से ही लिखा गया होगा चित्र के द्वारा। तो ये अलग अलग मिट्टी के उस पर पट्टियों पर लिखा गया, गोलियों पर इसे बोला गया यहाँ पर, ठीक ना। तो मिट्टी की पट्टियों पर ये पाए गए जो लेखन का पूरा कार्य था। ये गोलियाँ मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं को समझने में हमारी मदद करती हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इसके अध्ययन से कि मेसोपोटामिया में किस तरीके से काल्पनिक ईश्वरवाद जैसी चीज़ें, पौराणिक गाथाएँ उपलब्ध हैं। आगे इसकी व्यापारिक वस्तुएं हैं। व्यापारिक वस्तुओं के अंतर्गत व्यापार नेटवर्क के पुरातात्विक साक्ष्य आयातित वस्तुएं जैसे धातु, रत्न और अन्य सामग्रियों के रूप में पाए गए मारी जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर पुरातात्विक खोजों में मेसोपोटामिया और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सीमा का पता चलता है। यह क्या था, नदी के किनारे पर स्थित विकसित हुआ शहर था। एक चौकी के रूप में थी। चौकी के रूप में होने का मतलब ये है कि अगर दूसरे राज्यों से व्यापार हो रहा है तो सारी चीज़ें वहाँ पर आके रखी जाती होंगी, उसके बाद ही पूरे राज्य में जाती होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, संबंध पता चलता है आदान प्रदान का, ठीक है। सिंचाई प्रणालियाँ, नहरों और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष उजागर हुए हैं जो इस क्षेत्र की आबादी को बनाए रखने वाली उन्नत कृषि पद्धतियों को उजागर करते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन की कलाकृतियाँ जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार और बर्तन जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं
कलात्मक कलाकृतियाँ जिसमें मूर्तियाँ और राहतें शामिल हैं की खुदाई की गई है, यानी खुदाई के बाद ये सब चीज़ें मिली है, जो मेसोपोटामिया के लोगों के दैनिक जीवन, शिल्प कौशल और कलात्मक शैलियों और तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जो जब घरेलू चीज़ें मिली हैं सारा कुछ, तो ये कहा जा सकता है कि ना कि यहाँ के लोगों को कितना कितना विकास हुआ था, ये सब बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। शहर की दीवारें, पुरातात्विकविदों ने शहर की दीवारों के अवशेषों का पता लगाया जो मेसोपोटामिया के शहरों में रक्षात्मक संरचनाओं का प्रमाण प्रदान करते हैं। ये दीवारें शहरी केंद्रों को बाहरी खतरों से बचाती थी। ये उरुक, निन्वे जैसे विशिष्ट या विभिन्न मेसोपोटामियन शहरों में दीवारें जो बनाई गई प्राप्त हुई हैं, केंद्रों की रक्षा करने वाली रक्षात्मक संरचनाओं के रूप में कार्य करती थी। खासतौर से उरुक और निन्वे में क्या करती थी, केंद्रीय शहरी केंद्र की रक्षा करती थी। ये नहीं कि पूरी, जैसे हम कह सकते हैं कि शहर तो था, शहर तो जैसे अभी इलाहाबाद, मानिए इलाहाबाद का प्रशासनिक क्षेत्र अलग है और पूरा आबादी क्षेत्र अगर लिया जाए तो अलग है, और उसकी पूरा भौगोलिक क्षेत्र अलग होता है। तो इस तरीके से आबादी क्षेत्र को यह संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, इसके बारे में क्या है कि अभी हैंगिंग गार्डन अस्तित्व में था कि नहीं था, इसके बारे में भी बहस चल रही है। इसका पूरा बहुत पुरातात्विक साक्ष्य बेबीलोन के उन्नत सिंचाई प्रणाली का सुझाव देते हैं जो ऐसे उद्यानों का समर्थन कर सकते हैं। जो पुरातात्विक उन्नत सिंचाई व्यवस्था थी, तो ये हो सकता है कि बेबीलोनिया में इस तरीके का नगर बनाया गया है जो पानी के ऊपर बनाए गए हों, नहर नीचे हो, ऊपर पानी के उसी में बागीचा वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हों। ये अभी निर्धारित है, लेकिन मान्यताएं हैं कि ये चीज़ वहाँ पर बेबीलोन में पाया जाता था। असीरियन राहतें, असीरियन महलों में सैन्य विजय, धार्मिक दृश्यों और शाही गतिविधियों को दर्शाने वाली विस्तृत पत्थर की राहतें पाई गई जो असीरियन उपलब्धियों के दृश्य रिकॉर्ड प्रदान करती। अब ये राहतें से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तस्वीर मिलती है, फ़ोटो मिलती हैं ना, और फिर जिसे कहते हैं ना फ़ोटोग्राफ बना के रख दिया जाए या फिर उसकी मूर्ति बना के रख दिया जाए, बना के रखना, सुरक्षित करके रखना, ये चीज़ें हैं। पेंटिंग से फ्रेम करके रखना, तो इस तरीके से उसको सुरक्षित बनाया जाता है। जैसे तो ये राहतें उसी तरीके से सैन्य विजय को दिखाने के लिए उसको सुरक्षित रखा गया, धार्मिक दृश्यों और शाही गतिविधियों को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसको पत्थर पर, बड़े बड़े पत्थर पर बनाए गए थे। आर्थिक दस्तावेज, व्यापार समझौतों और कृषि सूचित सूची सहित विभिन्न आर्थिक रिकॉर्ड की खोज की गई जो मेसोपोटामिया के समाज की आर्थिक संरचना और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो जो समझौते हुए, जो कृषि की सूची थी, क्या यहाँ पर क्या कृषि होती है, ये एक आर्थिक गतिविधि है, इसके भी यहाँ पर खोज हो गई। इस तरीके से ये पुरातात्विक खोजें सामूहिक रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक ढांचे के पुनर्निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो इन प्राचीन समाजों और जीवन प्रौद्योगिकी और संस्कृति के बारे में समझ प्रदान करती हैं। अब यहाँ के जो मूल तत्व हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस पर टिकी हुई थी, उसका बेस क्या था, कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। तो सबसे पहले इसमें कृषि थी। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि फसलों की खेती के लिए बहुत ही सार्थक थी, सही थी, और वह इसको प्रदान करती है प्राकृतिक रूप से। नहरों और तटबंधों जैसे उन्नत सिंचाई प्रणालियों के विकास ने सफल कृषि और भोजन के अधिशेष को संभव बनाया। अब सिंचाई की व्यवस्था होती थी, तो इसका मतलब हर समय जैसे ज़रूरत पड़ती थी भोजन को उगाया जा सकता था, फसल को पैदा किया जा सकता था, जिससे बड़ी आबादी को सहारा मिला। फसल उगाने और पशुओं को पालतू बनाने की क्षमता मेसोपोटामिया समाज की आधारशिला थी। जब भोजन रहेगा तो वहीं लोग रहेंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से फिर थोड़ी ना सभ्यता बनेगी। इस कृषि अधिशेष ने शहरी केंद्र के विकास का समर्थन किया और श्रम की विशेषता ना की अनुमति प्रदान की, यानी जो जिस काम में विशेषज्ञ था वह वही काम कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, एक विभाजन बन गया, श्रमिक विभाजन ना। शहरीकरण, मेसोपोटामिया में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में शहरों का प्रारंभिक विकास देखा गया। उरुक और उर जैसे शहरी केंद्र व्यापार, प्रशासन और धार्मिक प्रथाओं के केंद्र बन गए। लेखन और रिकॉर्ड रखना, सुमेरियन द्वारा यूनिफॉर्म लेखन का आविष्कार एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। इसमें क्या किया गया कि जो लेखन की व्यवस्था थी, ये भी तो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे है, यूनिफॉर्म हुआ 3200 ईसा पूर्व के आसपास या 3500 ईसा पूर्व। आविष्कार की बात करेंगे तो 3500, और विकसित होने की बात करें लेखन का, तो
ये होगा 3200 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्या हुआ, अपना पूरा विकास हुआ, प्रगति हुई। इसमें आर्थिक लेन देन, कानूनी कोड, धार्मिक ग्रंथ, साहित्य का रिकॉर्ड रखना समक्ष इस सब में क्या हुआ, संभव हो पाया, जिससे ज्ञान और शासन की निरंतरता में क्या हुआ, योगदान दिया। क्यों, लेखन है तो जो एक बार लिख दिया पीछे फिर आएगा जो भी उसको उसी रूप में उपयोग कर सकता है। तो इसका क्या हुआ, एक साहित्यिक उद्देश्य के लिए नियोजित किया गया, ठीक है, जिससे ज्ञान और रिकॉर्डिंग के प्रसारण विस्तार में भी उपयोग हुआ, यानी संभव हो पाया कि ज्ञान और इस सारी चीज़ों का विस्तार हो सके। फिर क्या है, सामाजिक पदानुक्रम। मेसोपोटामिया के समाज को एक संरचित बनाए गए सामाजिक पदानुक्रम को माना गया था। इसमें शासक, पुजारी, शास्त्रियों यानी शिक्षा जो हैं शास्त्र को जानने वाले, व्यापारियों, किसानों ने एक पदानुक्रम में विभिन्न पदों पर कब्जा कर लिया। शासक वर्ग के पास अक्सर दैवी वैधता होती थी, यानी दैवी राजा दैवी होता है या देव ईश्वर का प्रतिनिधि, यह मान्यता होगी। गुलामी भी सामाजिक संरचना का एक हिस्सा थी। यह पदानुक्रम अक्सर कानूनों और शासन पर लक्षित होता था, यानी ऐसा नहीं था कि ये कानून के हिसाब से भी प्रमाणित था, कहा जा सकता है। इस प्रशासनिक इस सामाजिक संगठन ने व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाई। जो जिस वर्ग में था, जिस पदानुक्रम पर था, उसको उसी वर्ग के पदानुक्रम के अनुसार नियम जो बनाए गए उसका पालन करना अनिवार्य था, ठीक है। धर्म और पौराणिक कथाएं। दैवी और देवी देवताओं की एक जटिल पंथ वाली बहुदेववादी विश्वास प्रणाली ने मेसोपोटामिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े देवी देवताओं का एक समूह था। धर्म की प्रथाएं, अनुष्ठान और मृतक दैनिक गतिविधियों और शासन से जुड़े हुए थे। मंदिर और जिगुरट धार्मिक प्रथाओं के केंद्र थे, और गिलमेस के महाकाव्य सहित पौराणिक गाथाओं ने सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा जा सकता है धर्म ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की पूरे इस समाज को बांध के रखने में या इसको निर्धारित करने में। कानूनी प्रणालियाँ। प्रारंभिक कानूनी संहिताओं जैसे उर्नमु संहिता और हम्मुराबी संहिता ने न्याय और शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। इन संहिताओं ने कानून, दंड, सामाजिक मानदंड की रूपरेखा तैयार की। इसने कानूनी सिद्धांतों, विभिन्न अपराधों के लिए नियम और दंडों की रूपरेखा भी तैयार की। तो इस तरीके से यह पूरी तरह आज के आधुनिक संविधान था। जैसे आज आधुनिक संविधान होते हैं उस तरीके से यहाँ मेसोपोटामिया में संवैधानिक संविधान बनाया गया था, जिसमें शासन भी चलता था, कानून भी होता था, नियम भी होते थे, दंड भी होते थे, ठीक ना। व्यापार और वाणिज्य। भौगोलिक स्थिति ने मेसोपोटामिया को पड़ोसी क्षेत्रों से जोड़ने वाले मार्ग की सुविधा प्रदान की। इससे आर्थिक गतिविधि ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, धन संचय और शहर राज्यों के विकास में योगदान दिया। व्यापार ने शहर राज्यों की आर्थिक समृद्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इसी तरह के साथ में सैन्य शक्ति है। बाहरी खतरों से रक्षा की आवश्यकता और क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा के कारण सैन्य बलों का विकास हुआ। ये सैन्य संगठन और रक्षा मेसोपोटामिया सभ्यता की आवश्यक घटक थे। असीरिया विशेष रूप से अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। अब नवाचार। मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न क्षेत्रों में नवीन थे, नवाचारी थे, यानी नई नई खोजों में लगे रहते थे। उन्होंने पहिए, हल और उन्नत वास्तु तकनीकी धातु तकनीकी का परिचय दिया। इन्होंने तकनीकी प्रगति से कृषि और जिससे कृषि और शिल्प कौशल में सुधार हुआ। इसने बाद की सभ्यताओं के लिए क्या किया, एक मार्ग प्रशस्त किया, उनको भी प्रभावित किया। इस ना चूंकि बाद में उत्पन्न हुई संस्कृति का उपयोग कर सकती थी, ये सारा जो ज्ञान था उसका उपयोग करके उसके आगे नहीं बढ़ सकती थी ना। ये राजनीतिक संगठन। मेसोपोटामिया के समाज में एक जटिल राजनीतिक संरचना थी, जो अक्सर शहर राज्यों या राजाओं द्वारा शासित साम्राज्य के रूप में संगठित होती है। जो राजनीतिक संगठन क्या था, राजा से शुरू होता था। हम्मुराबी संहिता और अन्य कानूनी संहिताओं ने शासन के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की थी। सिंचाई प्रणाली। सिंचाई प्रणालियाँ थी जिसमें मेसोपोटामिया के लोगों ने नदियों से अपने खेत तक पानी प्रवाह के लिए नियंत्रित करने हेतु परिष्कृत सिंचाई प्रणालियाँ विकसित की। इसके साथ ही टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि ने कृषि के लिए आधार प्रदान किया। इन नदियों की नियमित बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी का भी निर्माण होता था। सिंचाई की तकनीकी नवाचार ने सिंचाई की तकनीकी के खोज ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की और अधिशेष भोजन की वृद्धि में योगदान प्रदान किया। भौगोलिक स्थिति।
प्राचीन दुनिया में मेसोपोटामिया का केंद्रीय स्थान व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता था। यह विभिन्न सभ्यताओं के लिए एक चौराहा बन गया था, जिसने आर्थिक समृद्धि और विचारों के आदान प्रदान में योगदान दिया। जिसे ये सब पहले आपको बताया गया था कि अगर चौराहा हो जाए तो वहाँ पर हर आदमी रुकेगा, उस चौराहे से गुजरेगा। टोल प्लाजा हो जाए तो ऊपर से और अधिक देर तक रुकेगा। तो हो सकता है मेसोपोटामिया आर्थिक लाभ के लिए चुंगी कर ये सब अपने क्षेत्र पर लेने लगा हो। तो लेकिन इसका साक्ष्य तो ऐसे नहीं मिला कि चुंगी कर की, लेकिन ये संभव था। स्थापत्य उपलब्धियां। मेसोपोटामिया के लोग कुशल निर्माता थे। उन्होंने जिगुराट मंदिर और शहर की दीवारें जैसे स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण किया। इसने धार्मिक और रक्षात्मक उद्देश्य पूरे किए। साथ ही वास्तुशिल्प उपलब्धियां उनकी संस्कृति और तकनीकी की प्रगति को दर्शाती हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के इन तत्वों के संयोजन ने एक जटिल और गतिशील सभ्यता का निर्माण किया था, जिसने प्राचीन दुनिया के बाद संस्कृति के लिए आधार तैयार किया। कृषि, प्रौद्योगिकी, शासन और संस्कृति में मेसोपोटामिया की उपलब्धियों ने मानव सभ्यता को विकास के लिए एक मंच तैयार किया था। तो मेसोपोटामिया के बारे में इतना तथ्य। आगे हम और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसका मेसोपोटामिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक संगठन को लेकर, व्यवस्था को लेकर अगला वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।